ऑल राइट बेटा, सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिफरेंट लाइंस के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको पूरी एमिशन सीरीज डिस्कस करी थी, याद है ना? पूरी एमिशन सीरीज डिस्कस करी थी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फन, ये सब कौन सी सीरीज है उसके बारे में। एंड फिर मैंने आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसके केस में कैसे टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। एंड n इज इक्वल टू 1 के अंदर फ्रॉम एनी हायर स्टेट अगर n इज इक्वल टू 1 में आता है तो कैसे पॉसिबिलिटी कवर करते हैं वो बताया। ध्यान है सभी को? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं एंड देखते हैं आप लोग अगर इसको डील कर पाते हो तो राइट इट डाउन। देखो तो, इन द एमिशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, इन द एमिशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन द एमिशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स लिखना, ओके, एटम्स। इफ 4 lines are obtained in visible region, if 4 lines are obtained in visible region, then find how many lines, then find how many lines will be obtained, how many lines will be obtained in, how many lines will be obtained in how many lines will be obtained in ultraviolet region। ट्राई करो सभी लोग। पॉइंट्स में नहीं, नंबर ऑफ लाइंस तो नंबर्स आएंगे ना। चलो बेटा, कर लिया क्या? मैं करूं?
करूं बेटा? सोच लिया आपने अच्छे से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस पे किसी तरीके से आप आंसर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल बेसिक से ही निकलेगा। यानी मैं किसी तरीके से कहने का मतलब वो जो फॉर्मूला था हमारा n/n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो देता है आपको क्या? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या देता है ये? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मैंने आपको क्या पूछा है कि अगर किसी ट्रांजिशन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है हायर स्टेट से, और उसमें टोटल लाइंस कितनी मिल रही है आपको? कितनी लाइंस मिल रही टोटल? 4। तो उसके टोटल 4 नहीं, मैंने बोला है सिर्फ 4 आपको विजिबल में मिल रही है। तो बताओ टोटल लाइंस कितनी? ये है ना क्वेश्चन। आओ दिखाता हूं। तो एक बात बताओ, विजिबल का मतलब कौन से स्टेट में आके रुकने से मिलता है? n=2। बोलो बेटा। अच्छा बताओ, n=3, 4, 5। अच्छा, टोटल विजिबल में कितनी मिल रही है? तो यानी पहली लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन ये होगी, यानी कि n=6 से इलेक्ट्रॉन फाइनली स्टार्ट हुआ होगा। चलो तभी तो विजिबल में 4 लाइन मिलेंगी। 4 लाइन मिलने का मतलब कि वो 6 से 2 में आ रहा है, 5 से इसमें, इसमें से इसमें, यही सब तो है विजिबल के लिए। इसका मतलब उसका हमें इनिशियल स्टेट जहां तक वो प्रेजेंट था एक्साइटेड होकर के, वो हमें पता चल गया। कहां पर प्रेजेंट था? तो n=6 से कहां आ रहा है? n=1 में। उस बीच में 2 में जितने हॉल्ट्स बन रहे हैं इसके, उसके इसके पास टोटल कितने लाइंस? 4। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो अगर ये 4 है बेटा, यहां पहुंचने वाली लाइंस कितनी होंगी? कितने लोग कह रहे हैं? बिल्कुल सही, 5, 1 यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। करेक्ट आंसर कितना है? 5 इन यूवी। अच्छा, टोटल लाइंस पूछ लेता तो कितने लोग कह रहे हैं? आगे वाले भी निकालने पड़ते। 3 में कितना? 1, 2, 3। इधर वाले में 1 एंड 2, इस साइड वाले में 1। देखो जरा ध्यान से देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है? इसलिए बोलते हैं अगर n से 1 में जा रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन 1 + 2 + 3 + ... n-1 बनता है, जिसको जोड़ोगे तो आता है n×n-1/2। एपी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम करोगे तो ये n × तो यहीं से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है। कहोगे सर एक बात बताओ, ये तो आपने टुकड़ों टुकड़ों में दिखा दिया है। आइडियली तो इलेक्ट्रॉन जब भी आता है वो तो ग्राउंड स्टेट तक पहुंचता है ना। तो देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, कितने स्टेप में तुम्हें ले जाना है ये बताओ? 1 स्टेप में? वी हैव आंसर। 2 स्टेप में लेके जाना है? देखा? बोलो। 2 स्टेप में और कुछ? 2 स्टेप में और कुछ दिखाऊं क्या? गॉट इट? ऐसा लिखने से कॉमन लाइन सारी गायब हो गई। याद है हम पहले क्या करते थे? सारी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके जो कॉमन है उसको ऐसे कट मारते थे। इस तरह लिखने से हमने कॉमन लाइंस ऑटोमेटिक गायब कर दिया। ये फायदा है, किसी एक स्टेट में सारी पॉसिबिलिटी दिखा लो, फिर उसके ऊपर वाले में सारी दिखा लो, उसके ऊपर, इससे कॉमन लाइंस अपने आप चली जाती हैं। और कितने स्टेप में चाहिए तुम्हें? 3 स्टेप में? ये लो, 3 स्टेप में मिल गया। 4 स्टेप में चाहिए? कितने हो गए? 4? ज्यादा हो गया। 1, 2, 3 एंड 4। जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सारी कवर्ड हो गई इसके अंदर। समझ आया? तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या था भाई, अगर 4 विजिबल में मिल रही हैं तो कितने अल्ट्रावायलेट? का आंसर क्या होगा? 5 यूवी में मिलेंगी। कोई पूछता है इंफ्रारेड में कितना होगा, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 1, 2, 3 जोड़ लो, कितना हुआ? 6। 6 लाइंस इंफ्रारेड में मिलती। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, लिखो क्वेश्चन अगला, अच्छे से बना लेना इसको पहले।
बेटा इंफ्रारेड में ये विजिबल होता है, इंफ्रारेड में तो इससे कम वाले सारे आ जाते हैं ना। ये IR है, ये भी IR है और ये भी IR है ना। सिर्फ बामर विजिबल की होती है, लाइमन वाली सारी लाइंस कौन सी होती हैं? अल्ट्रावायलेट। एंड उसके ऊपर अगर हम चले जाएं, यानी विजिबल के भी ऊपर यहाँ पे, तो इनका एनर्जी गैप कम हो जाता है ना। तो पास्शन, ब्रैकेट, फंड, ये सारी लाइंस किसमें होती है? IR में। तो वही तो मैंने लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दैट विल बी ऑब्टेन्ड। लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो, ये सब सॉल्यूशन नोट करते रहना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट विल बी ऑब्टेन्ड if the electrons are coming from n is equal to 6 to n is equal to 6 to n is equal to 2 में। यस, अगर मान लो मैं 2 में ही रोक दूं, 1 में आने ही ना दूं, if electrons are coming from n is equal to 6 to n is equal to 2, 1 में आने ही ना दूं तो कितनी लाइंस आएंगी? तो हो जाएगा आंसर, कितने हो जाएंगे? अगर उसको n इज इक्वल टू 1 में आने ना दूं तो कितने आंसर आएंगे? सोच के बताओ। कर लिया बेटा? नहीं यार, मैंने क्या बोला? अगर 6 से कहां पे आ जाए? 2। अरे कितने लोग करे, सामने सामने लिखा हुआ है, इसको देख के करना जरा। 6 से 2 में आने का मतलब क्या? ये सारी पॉसिबिलिटी कवर होना। भाई 6 से 2 में आने का मतलब क्या हुआ? कि एक स्टेप में सीधा यहां से यहां पहुंच जाए, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। एक स्टेप में, 2 स्टेप में आना हो तो बना देंगे। 6 के बाद ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 2। 1 स्टेप में ये हो गया। 2 स्टेप में फिर से वही कहानी, कई सारा बनाएंगे। एक ये हो गया, 2 स्टेप में दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये एक। फिर 3 स्टेप में 1 2 3, 1 2 3। देखो ये 3 स्टेप वाली सारी चीजें कवर हो गई, 2 स्टेप वाली सारी चीजें कवर हो गई। अब एक लास्ट कौन सा बचा? अब वही कहानी है, देख लो, जो जो कॉमन कॉमन हो उनको हटा देंगे। तो ये पहला 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये ऑलरेडी कवर्ड नहीं हुआ है, 7वां हो गया। ये कवर हो चुका है, ये नहीं हुआ है,
ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, नहीं हुआ है, हुआ है ना पहले, ये नहीं हुआ है, ये हो चुका है, यूजलेस। आई मीन ये देखो कहाँ हुआ है, ये हो चुका है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। देखो यहाँ पे टिक, कहानी खत्म। कितने हैं? 10 है। इतना मेहनत करना पड़ा ना कॉमन लाइन देखने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? 6 5 4 3 2, गॉट इट। सारे लाइन यहीं से बना दो, सारे 2 में पहुंचने वाली पॉसिबिलिटी बना दो, फिर सारे 3 में पहुंचने वाली पॉसिबिलिटी बना दो, सारे 2 मतलब अगले वाले में पहुंचने वाली पॉसिबिलिटी बना दो। फिर अब इनको गिन लो, 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4। इतना सिंपल है। हाँ 1 2, ओहो मैंने बोला तो 1 2 3। ज्यादा तुम लोग इधर ध्यान दे रहे हो, इधर नहीं ध्यान दे रहे हो बिल्कुल। समझ आया ना कैसे करते हैं? तो यहीं से बेसिकली वो सीरीज निकल के आई है बेटा। तो इसको लिख लेना बढ़िया से, दोनों तरीके से आंसर आप लिख लेना। ये मेथड है कम दिमाग लगा करके ज्यादा मजदूरी करने वाला है, ये ज्यादा दिमाग लगा के शॉर्ट में आंसर निकालना। चले बेटा आगे बढ़े। हाँ आगे किया जाए। ओके जी। अब देखो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन देने वाला हूं, ध्यान से समझना। ऐसा एक कंडीशन देने वाला हूं जिसमें एटम हमारे पास सिर्फ एक हो, सिर्फ एक एटम। और उस एक एटम में अगर वो 6 से 1 में आ रहा हो तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मैक्सिमम मिलने का चांस है? राइट इट डाउन। एज्यूमिंग अ हाइपोथेटिकल situation where an electron is taking transition, where an electron is taking transition from n is equal to 6 to n is equal to 1 in a single atom। अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एक एटम आप कैसे फिगर आउट करोगे? एक एटम तो बड़ा, और उससे लाइन भी पता नहीं कैसे दिखाई देंगे, है ना? तो मैं इसलिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिखा। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे क्या है बेटा, क्या है जिसके अंदर ओनली, बोलो, one atom is present। Did you get my point? And taking transition from n is equal to 6 to n is equal to, then tell me the number of lines possible। कितने आएंगे total? Then find the maximum number of lines possible। Then find the maximum number of lines possible and of course minimum also। दोनों अलग अलग निकाल।
हाँ जी, कितना आया मिनिमम, कितना आया बेटा? मिनिमम प्यारे बच्चों कितने आया और मैक्सिमम? सोचो, बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। मिनिमम तो 1 आएगा, एक ही स्टेप में आ जाए भाई। एटम एक ही है, एक ही एटम है, और इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? 6 में। कहां आना है उसे? 1 में। तो एक ही बारी में अगर आ गया तो एक ही लाइन आएगा। और अगर मैक्सिमम निकालना है तो कितने लोग कह रहे हैं हर जगह रुक रुक के आए, यानी पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर लास्ट में कितने बने? 1 2 3 4 5। सो मैक्सिमम विल बी 5 एंड मिनिमम विल बी, और उसके बीच के ये सारे केस हैं। मतलब 1 स्टेप ट्रांजिशन में सिर्फ 1 मिलेगा, 5 स्टेप ट्रांजिशन में 5 मिलेंगे। बाकी बीच वाले सारे केसेस मैंने इसलिए हटा दिए हैं क्योंकि मैंने बोला एटम सिर्फ एक है, या तो कम से कम निकालो और मैक्स टू मैक्स निकालो, उसके बीच वाले सारे केसेस अपने आप बनाओगे तो कवर होगा। सारे केसेस मिला देंगे तो आंसर क्या होगा? n इंटू एन माइनस 1/2। बिल्कुल सही, वैसे करके निकालो। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखो, देखो क्या करते हो तुम लोग। लिखो, इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन in helium ion from n is equal to 4 to n is equal to 2. In helium ion, in an electronic transition of helium ion from n is equal to 4 to n is equal to 2. What transition in hydrogen spectrum will match? What transition in hydrogen spectrum will have same value? What transition in hydrogen spectrum will have the same value of wavelength as that of the wavelength that will be obtained in helium ion transition, as that of the wavelength that will be obtained in helium ion transition. He प्लस के ट्रांजिशन में कहां से कहां आ रहा है बेटा? n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू कहां रहे? 2 में। 4 से 2 में, सुन रहे मेरी बात? n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 के अंदर, 4 से 2 के अंदर, 4 से 2 में जो भी 4 से 2 में बेटा, 4 से 2 में आएगा तो वेवलेंथ निकल के आएगा, एक फोटोन निकल के आएगा, उसका वेवलेंथ होगा। मैंने बोला उस वेवलेंथ को मैच करने के लिए हाइड्रोजन में कहां से कहां ट्रांजिशन होना पड़ेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, जरा चेक करो तो। n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2। ये आपके ऑप्शंस है, आप मैच कराओ और आंसर बताओ। अच्छे से सोचना, ये बढ़िया क्वेश्चन है।
क्या है आंसर बेटा? क्या है बेटा? सोच लो, एकदम सोच लिया क्या तुम लोगों ने इतना जल्दी? आओ चलो देखते। ये ऑप्शन दे दिया तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। कितने लोगों को ये बात ध्यान है कि सर हमारे पास स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ मैच करने के लिए उसका एनर्जी गैप मैच होना चाहिए। एज सिंपल एज भाई, अगर डेल्टा ई मैच करेगा तो ही तो एच सी बाई लैम्डा में लैम्डा मैच करेगा। ये सुनो, तो एक तरीके से आप ऐसा देख लो, किन दो एनर्जी गैप जो कि एक हाइड्रोजन का और एक हीलियम का मैच करेगा। एक तो ये तरीका है सोचने का, तो चलो इसे सोच के देखते हैं। बताओ, हाइड्रोजन में, सॉरी हीलियम में कहां से कहां आ रहा है एन इज इक्वल टू, यही आ रहा है। बताओ हीलियम का ये जो गैप है एनर्जी का वो कितना है? तुरंत आ जाएगा आंसर। एन इज इक्वल टू 4 का एनर्जी निकाल लोगे कैसे? -13.6, 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। चेक करो, बोलो सही लिख रहा हूं क्या? ये -13.6 हो गया और ये -13.6 इन, अच्छा तो बोलो ना, ये इसलिए तो पूछ रहा था। 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? -13.6 और ये कितना आ गया? -3 पॉइंट, तो डिफरेंस कितना आ गया? ये तो देखते ही चमक नहीं जाना चाहिए तुम लोग को। तो 10.2 का गैप है, 10.2 हाइड्रोजन में कहाँ होता है? 2 से 1 का आंसर हो गया, बस खत्म। सो दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग, ओके? अरे आ रहा है बात समझ में? ये हीलियम आयन का, सो हाइड्रोजन के लिए आप लिख लो 2 to 1 का वैल्यू यही होगा फॉर H, 10.2 लिखो। ये सर एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है? लेट अस थिंक बाई द स्पेक्ट्रल लाइन का वो 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। So 1 by lambda of helium ion will be equal to R into 2 का square into 1 upon 2 का square minus 1 upon 4 का square। Yes or no? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, R रहने दो, यहाँ 1 के स्क्वायर के फॉर्म में बनाओ क्योंकि हाइड्रोजन का ऐसे ही दिखेगा। और इस 2 को अंदर लेके आओ तो कितने लोग करें? 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। Yes or no? कितने लोग करें? इसको और नीचे लेके आओ सर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, बोलो 2 का स्क्वायर। दिख रहा है क्या? क्या ये आपको दिख रहा है क्या कि ये 1 बाई लैम्डा आ गया? हाइड्रोजन के लिए भी अगर आप लिखना चाहोगे, कहां से कहां दिख रहा है? 2 से 1, और ये कहां से कहां? समझ में आ गया? तो इस तरीके से भी आप मैच करा सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हो। यू कैन गेट दैट। सो एनी ऑफ दीज थिंग्स कैन बी अप्लाइड टू फिगर आउट। मर्जी आपकी है, सोचना आपको इसमें, ठीक है? तो स्पेक्ट्रल लाइन से जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने करा दिया। अभी सोचने वाले और भी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, जिसको धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतनी काफी वैरायटीज हैं स्पेक्ट्रल लाइन से। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, चलो बेटा, तो अब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा समझ में आ गया है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर एंड देखते हैं कि आगे की स्टोरीज इसमें कैसे कनेक्टेड है ना। मिटा दो ये सारा। चलें देखा जाए, सुन रहे हो मेरा बात सब लोग? क्या जाए? हाँ चलो देखो,
ध्यान से देखो। अब आते हैं बोहर थ्योरी के ड्रॉबैक्स पे, है ना, क्या क्या इनकी कमियां हैं। देखो ड्रॉबैक ऑफ बोहर थ्योरी। सबसे पहला ड्रॉबैक बताओ, मेरे ख्याल से तुम लोग बता सकते हो, सोचो। सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। लिखो, फर्स्ट ड्रॉबैक इज इट इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन or hydrogen-like species. Got it? It cannot explain the spectrum of even helium atoms. It cannot explain the spectrum of even helium atom. Simple helium atom. क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। समझ में आया? अच्छा जी, तो एक तो ये इनकी प्रॉब्लम थी। दूसरी क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, अगर इनको ऑब्जर्व किया जाए इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कौन से फील्ड्स में? इलेक्ट्रिक एंड, तो ऐसा देखा गया कि ये स्प्लिट होते हैं, उसमें टूट जाते हैं। जैसे मान लो 10 लाइन है, वो 15-20 ऐसे करके, डिपेंड करता है कि वो लाइंस का सोर्स क्या है उसके साथ। तो इन स्प्लिटिंग के दो नाम हैं, एक है ज़ीमैन इफेक्ट और एक है स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन एंड स्टार्क। ज़ीमैन इफेक्ट किसको बोलते हैं? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड स्टार्क किसको बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो इफेक्ट है। लिखो, Bohr theory couldn't explain Zeeman and Stark effect. Zeeman and Stark effect. कर लिया क्या बच्चों आपने? Zeeman, Z-E-E-M-A-N, Zeeman and Stark effect. Z-E-E-M-A-N बेटा, Zeeman. Stark, S-T-A-R-K. So simple. टोनी स्टार्क आपने नहीं सुना? आयरन मैन वाला वही है ना। Zeeman and Stark effect. तो अब नीचे लिख लो, Zeeman effect क्या है? The splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. The splitting of spectral lines in the presence of magnetic field is termed as Zeeman effect. The splitting of spectral lines in the presence of बोलो, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड is termed as Zeeman effect. अगला लिखो, whereas the splitting of spectral lines, in the presence of electric field is termed as Stark effect. Is termed as Stark effect. तो Zeeman हो गया और Stark हो गया। Got it? Zeeman and Stark. और एक प्रॉब्लम थी, अभी इसको हाईलाइट करेंगे और आगे देखेंगे आगे के मॉडल्स में ये कैसे क्लेरिफाई होता है, राइट। और एक प्रॉब्लम क्या है कि जितने
सुन लो मेरी बात। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हर एक लाइन को ऑब्जर्व किया जाए विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैविंग वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर। हाई रिजॉल्विंग पावर का मतलब कुछ चीजें होती हैं बेटा जो बड़े नजदीक होती हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे में मर्ज कर गई हैं, दूर से देखो तो एक ही दिखती है। जैसे मान लो एक लाइन मैंने ऐसे बनाया और एक लाइन एकदम बिल्कुल टच करा करके बनाया, इनके बीच में एक्चुअल में गैप है, बट आप उतनी दूर से देखोगे तो आपको दोनों एक ही लाइन दिखाएगी। नजदीक आकर के इसको थोड़ा मैग्नीफाई करोगे तो ऐसा दिखेगा, स्पेसिंग है। तो इनको बोलते हैं फाइन लाइंस। क्या बोलते हैं? फाइन। वेरी क्लोजली सेपरेटेड लाइंस आर टर्म्ड एज फाइन लाइंस। तो ऐसा देखा कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनके पास फाइन लाइन का एग्जिस्टेंस है, एक लाइन में मल्टीपल लाइन है। और इवन हाइड्रोजन एटम के अंदर एक लाइन में दो दो लाइन का क्लोजली सेपरेटेड टू लाइन, जिसको डबलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बारे में भी इनके पास कोई आंसर नहीं था। भाई एक लाइन में डबल लाइन कैसे आ गई? भाई मेरे हिसाब से तो अगर 2 से 1 आ रहा है तो एक ही लाइन आनी चाहिए, इसमें डबल लाइन कहां से बन रही है? इसका जवाब मैं दूंगा आप लोगों से पूछूंगा भी, बट मॉडर्न थियरी पढ़ने के बाद। अभी आप इनकी कमियां लिख रहे हो, लिखो। बोर थियरी couldn't explain about the existence of fine lines। अगला लाइन लिखो। couldn't explain the existence of fine lines। फाइन लाइंस का मतलब क्या हुआ बेटा? when line consists of multiple lines but very closely separated। Bohr theory couldn't explain the existence of fine lines। What are fine lines? Closely separated multiple lines are termed as fine lines। Bohr theory couldn't explain about the existence of किसका existence? फाइन लाइंस तो बता दिया। existence of doublets in hydrogen spectrum। डबलेट्स का मतलब क्या हुआ? यस, टू लाइंस क्लोजली सेपरेटेड। उसको भी आप फाइन लाइंस में ले सकते हो, लेकिन डबलेट बड़ा यूनिक टर्म है। ही कुडंट एक्सप्लेन अबाउट द फर्क है। फाइन लाइंस में मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, डबलेट्स में सिर्फ दो ही लाइन। हाँ जी, लेकिन बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पावर वाले इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसमें नजदीक से नजदीक चीज, जैसे वही यार, अगर तुम माइक्रोस्कोप यूज कर लो तो बहुत कम डिस्टेंसेस में फर्क आपको दिख जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा डिफरेंस है। और नॉर्मली देखो तो एक ही लाइन दिख रहा होगा। ये सब थे, इसका रीजन इनके पास कुछ भी नहीं था। गॉट इट? ये सब कहानियां तो चलो फिर भी अपने जगह पे ठीक था। फिर एक भाई साहब आते हैं, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जैसे फोटोन के पास डुअल नेचर है, वैसे इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है उसके पास भी वेव नेचर होगा। मतलब वेव पार्टिकल डुअलिटी फॉर पार्टिकल्स, इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डी ब्रॉगली, जिनको ऐसे बुलाया था डी ब्रॉय, बट लिखा स्पेलिंग जाता है डी ब्रॉगली ना। डी ब्रॉगली, लिखो ये बात। Bohr theory did not consider the wave particle duality of electron। सॉरी, एक मिनट। हाँ, बोर थियरी डिड नॉट टेल, आई मीन कंसिडर का बात नहीं, कंसिडर काट देना। बोर थियरी डिड नॉट टेल
Anything about wave particle duality? Wave particle duality. Wave particle duality of electron. अब यहीं पे हम लोग अगली थियरी पढ़ेंगे, क्या नाम है? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ जी, डी ब्रॉगली बोल रही, देखो ऐसे नहीं करते साइंटिस्ट में। डी ब्रॉगली, डी ऐसे नहीं करते बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ऐसी गलत बात है। ठीक है, सो डी ब्रॉगली। अच्छा, अब डी ब्रॉगली उन्होंने डिफाइन क्या किया था, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इसका स्पीड v है, a particle having mass m moving with the speed v will have wavelength h upon m into v. D stands for de Broglie wavelength. लिखो लिखो, as per de Broglie, as per de Broglie, a particle having mass m and moving with a speed v, a particle having mass m and moving with a speed v, then its wavelength will be given by lambda d is equal to h upon mv, where h is beta Planck's constant and v is speed of the particle. वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ओके। v is the speed of the particle. आ रहा है क्या बात समझ में? क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द, लिखो लिखो, ये लिखा तो है बेटा ये सामने। तन्वी क्या कर रही हो तुम? अब समझ आ रहा है लेक्चर? तन्वी पूरा कर लिया? पूरा, वेरी गुड। h अपॉन m इंटू वी लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ of proton to alpha particle, proton to alpha particle, यानी lambda p upon lambda alpha, यही निकालना है आपको। if they have same kinetic energy, do it. if they have same kinetic energy, if they have same kinetic energy, find the ratio of the de Broglie wavelength of proton to alpha particle if they have same kinetic energy. Got it? Do it fast.
कर लिया बेटा? क्या है आंसर? 1 रेशियो आ रहा है? सीरियसली? आओ देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, अगर इसी लैम्डा डी को मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। ये सुनो, ये क्या मजाक है? क्योंकि ये कुछ और नहीं, कितने लोग कह रहे हैं ये h अपॉन पी ही तो है। पी क्या होता है? मोमेंटम। एंड बताओ, P अगर होता है आपका m इंटू वी, पी क्या है बेटा? P को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अरे बोलो यार तुम लोग, कभी कभी तुम लोग डरा देते हो। मैं मोमेंटम बोल रहा हूँ, ऐसे देख रहे हो जैसे मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, फिर मुझे उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। सो P इज इक्वल टू एम वी, है ना? तो देखो P स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एक m को इधर लेके आऊंगा, P स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? m इंटू वी स्क्वायर। अरे एक ही m को लेके आया, दोनों तरफ हाफ हाफ कर दूंगा तो जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी क्या? यही क्या है काइनेटिक एनर्जी? क्या होगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। अरे बाबा, 2 kNm, किलोमीटर नहीं है वो, काइनेटिक एनर्जी इंटू मास है। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 2 किलोमीटर। तो वही मैंने यहां लिखा है, रूट ओवर 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। अब अगर आप ये रिलेशन समझ रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। h की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, यस और नो? मैंने बोला यहाँ पे सेंटर विद द सेम काइनेटिक। तो कितने लोग कह रहे हैं लैम्डा डी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k अपॉन रूट ओवर m इफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम, यस और नो? तो यानी लैम्डा ऑफ प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ हीलियम आयन इज इक्वल टू रूट ओवर मास ऑफ हीलियम आयन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा बता, मास ऑफ हीलियम आयन 4 amu, मास ऑफ प्रोटॉन 1 amu, 4:1, 2:1, रूट ओवर 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी 2:1 आएगा। 1:1 क्यों बोल रहे थे भाई प्यारे बच्चों? 1:1 कहां से आया आप लोग का आंसर? ठीक, नोट कर लो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत काम आएगा आपके जिंदगी में। जल्दी नोट करो इसको, अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा नोट करो, ठीक ठीक कर लो।
चलो चलिए बेटा, कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ जी बोलो। चलो अच्छा, अच्छी बात है। कर लिया क्या सभी ने बेटा? दिस इज नॉट पैरेलल होगा, दिस इज क्यूबॉइड। चलो बेटा, कर लिया क्या आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी? अच्छा मान लो कभी क्वेश्चन इस पे पूछ ले, ध्यान से सुनो। इफ इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल v, कोई चार्ज पार्टिकल हो, उसको एक्सेलरेट कर दूं किस पोटेंशियल से? कैपिटल V, वोल्ट से अगर मैं कर दूं तो क्या है? तो याद है आपको ये बात, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की पढ़ी थी एक जमाने में, पढ़ा था। अगर पूरे पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज करोगे तो Q इंटू वी आता है। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर अ चार्ज पार्टिकल इज Q इंटू वी if it is accelerated by a potential V. Write it down. For charge particle which is accelerated by a potential V, for a charge particle which is accelerated by a potential V, for a charge particle which is accelerated by a potential V, for a charge particle which is accelerated by a potential V, लिख लिया आप लोगों ने? For a charge particle which is accelerated by a potential V, kinetic energy will be given by Q into V. The kinetic energy is given by Q into V. नोट कर लिया सभी ने? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या चार्ज पार्टिकल के लिए मैं लिख सकता हूं लैम्डा की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख दूं? Q इंटू वी इज द वोल्टेज, ध्यान रखना ये वोल्ट है, इंटू एम। कोई प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? एंड अगर यही इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि भाई सारा थियरी में इलेक्ट्रॉन के ही घूमने फिरने की बात हो रही, यही इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कितने लोग कह रहे हैं लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन, इस जगह पे ये सारी वैल्यूज में मैं क्या लिख दूंगा? 2 इंटू यहाँ ई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। ये सुनो, अब ये सारी वैल्यूज देखो एक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू रखो 6.626 इंटू 10 के पावर -34। ई का मतलब चार्ज रख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, एम इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये सब रख दो तो एक वैल्यू निकल के आता है विच इज रूट ओवर 150 बाई वोल्टेज इंटू 10 के पावर -10 मीटर। ये वैल्यू कितनी आती है बेटा एसआई यूनिट में? ये वैल्यू कितना है? एंगस्ट्रॉम है। ये सुनो, और 150 का रूट निकालोगे तो कितना होगा? 150 का रूट निकालोगे तो कितना होगा? 12.26 होता है, रूट ओवर वी एंगस्ट्रॉम। ये सुनो, तो ये लिख लेना 12 पॉइंट रूट ओवर। व्हाट इज वी हियर? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, बाकी दुनिया का कोई चार्ज पार्टिकल हो सबके लिए मुझे एच, उसका मास और उसका चार्ज लिखना पड़ेगा, तब आएगा। इलेक्ट्रॉन इसलिए रेडीमेड रहता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। So beta, if you
आई मीन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ H 2ENM, ये सारा वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? बोलिए, यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़े अब इसमें। सो लैम्डा डी इज इक्वल टू H अपॉन रूट ओवर 2QVM, और उसको इलेक्ट्रॉन के लिए रखोगे। अब इन पे क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। फाइंड द wavelength of an electron which is accelerated by, find the wavelength of electron which is accelerated by find the wavelength of electron which is accelerated by a potential of 1.5 volt, 1.5 volt। चलो बताओ बेटा, आंसर क्या है?
हाँ चलो, अच्छा कर लिया बेटा। हाँ तो क्या आंसर आया? 1 नैनोमीटर आया, 10 एंगस्ट्रॉम आया। हाँ चलो, तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालना हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा डी फॉर इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? √150/V एंगस्ट्रॉम, यही था ना? अच्छा जी, यही था। देखो यही वाला वैल्यू यूज करो, 150/V का वैल्यू 1.5 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये ऊपर 100 टाइम्स आ गया क्या? 100 का मतलब क्या? 10। अब कुछ बच्चे हैं जो यहां से सॉल्व कर रहे होंगे, उनको थोड़ी तकलीफ होगी, बट आंसर तब भी आएगा। V का वैल्यू कितना दिया था मैंने? 1.5। 1.5 का रूट निकालो, तुम्हें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो थोड़ा सा ओपन है इन्हें ये भी बात ध्यान है, वो तुरंत निकाल लेंगे। गॉट इट? मान लो मैंने ऐसा कुछ वैल्यू लिया होता वोल्टेज का जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता, जैसे 4, 9 ऐसे वैल्यूज लिए होते, तो यहां से ज्यादा बेटर आंसर ये आपको दे रहा होता। मतलब आने पे वो भी आएगा, बट आप कैलकुलेशन आप स्मार्टली यूज करो। हाँ अनुष्का, ठीक, चलो अच्छा लिखो। अब अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन present in first excited state of hydrogen, first excited state of hydrogen to first excited state of hydrogen to, बोलो, first excited state of hydrogen to third excited state of helium ion, first excited state of hydrogen to second excited state of sorry, third excited state of helium ion। निकालिए आप लोग। कर लिया बेटा? हो गया? क्या है आंसर? 2:1 अभी चेक करता हूं। चले किया जाए।
देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी बहुत सारे लोगों ने पहले स्पीड निकाला होगा, फिर मास से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा टफ बना ली होगी। मैं से ये समझाना चाहता हूँ, उसको इजी तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम इंटू वी। बताओ मास है इलेक्ट्रॉन का, चाहे हीलियम का हो या हाइड्रोजन का हो, दोनों का सेम ही होगा। एच की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो यानी लैम्डा इफ मास इज सेम ऑफ, किसका मैंने बोला है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसमें, हाइड्रोजन में, हीलियम में। अरे चेक करके बताना यार क्या है, हाइड्रोजन। एच इन एन इज इक्वल टू 2 divided by lambda of helium ion in n is equal to 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट। गॉट इट। इसमें तो नहीं अटक रहे ना तुम लोग, फिर तो हो गया काम। पुरानी चीजों में अटकोगे तब हो चुका, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कितने लोग कह रहे हैं सर ये तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी। तो यहां से 1/2 करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो लैम, so basically V of electron in helium ion in n is equal to 4 to speed of electron in hydrogen in n is equal to 2। yes or no? और कितने लोग कह रहे हैं V का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू V नॉट Z बाई एन। बोलो बेटा। तो अगर मुझे V ऑफ हीलियम आयन निकालना है इन n इज इक्वल टू 4, तो आंसर हो जाएगा V नॉट इंटू n इज इक्वल टू 4। हीलियम के लिए 2 और नीचे 4 आ गया। ये सुनो, V ऑफ हाइड्रोजन इन n इज इक्वल टू 2, V नॉट Z का वैल्यू 1/2। क्या इन दोनों का रेशियो लोगे, हीलियम आयन टू VH, तो कितना आएगा, 1:1। ये सुनो, चेक कर लो, 1:1 आया क्या, देखो ना। अगर जब इनका स्पीड 1:1 के रेशियो में है तो इनका, हाँ वैल्यू पूछता तो आपको टेंशन होती, तब आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता, स्पीड का वैल्यू लिखना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। एच ऊपर था, फिर लास्ट में जो गंदे से न्यूमेरिकल बन रहे होते उसको डिवाइड भी कर, कहने का मतलब तब थोड़ा तकलीफ होता। ये तो बड़ा आसान था, रेशियो निकालना। थोड़ा सा आप क्लेवरली वैल्यूज को यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो क्या कर ले जाओगे अब, बोलो कैसे यूज करना, बड़ा सिंपल सा, जोड़ रहे हैं बस एक एक पॉइंट। अब मैं चाहूं तो इस पूरे इवेंट को फोटो इलेक्ट्रिक से भी जोड़ सकता हूं। देखो भाई मुझे क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। अगर मैंने एच न्यू दे दिया, फाई दे दिया, तो एच न्यू माइनस फाई विल बी के मैक्स। ये सुनो, के मैक्स पता चल गया, और दो अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट का मैं के मैक्स निकाल करके क्या उनका कंपैरिजन नहीं करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकता हूं। तो वैसे क्वेश्चन भी जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखो टफ तब माने जाते हैं जब वो दो तीन चीजों से जुड़ करके बन रहा हो। इजी तब बोले जाते हैं जब बिल्कुल एक ही चीज, सीधा फॉर्मूले पे लगाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब फोटो इलेक्ट्रिक से जोड़ने का मतलब पहले आपको दिमाग लगा, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, उससे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे। अच्छा फिर दूसरा चीज, के मैक्स पता हो, काइनेटिक एनर्जी पता हो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे देखते हैं, वो भी पता हो तो उनका रेशियो कैसे निकालते हैं। ये पूरी चीजें अगर आपके दिमाग में, तो आंसर निकलेगा। कहीं भी एक जगह लूप होल है, गया काम से, तो वो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, इंटरलिंक्ड क्वेश्चन। एंड ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में जरूर पूछे जाते हैं, इंटरलिंक्ड, समझ रहे हो ना, जो एक दूसरे से जुड़े हों। जेईई मेन एंड इवन इन नीट आल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन यूज्ड टू बी आस्क्ड। ठीक है, तो इसलिए अभी तक तो ऐसे ही कर रहे हैं और वैसे ही हमारा अप्रोच रहेगा। तो इसलिए अभी आप लोग जो एग्जाम लिख रहे हो जेईई मेन का, स्ट्रेट क्वेश्चंस दे रहे हैं बिल्कुल। अब आप ही लोगों में से जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको एडवांस का भी पेपर लिख पाएंगे, एंड एडवांस के पेपर जब लिखवाना शुरू करेंगे तब आपको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन जैसे जेईई मेन अपना क्राइटेरिया रखा है वैसे हमारा भी क्राइटेरिया होगा।
कि एक सर्टेन परसेंटेज हम देखेंगे या एक सर्टेन नंबर तक देखेंगे और उसके बाद ही बच्चों को अलाउ करेंगे कि आपने अगर जेईई मेन वाले पेपर में इतना स्कोर किया है तो ही आप एडवांस का पेपर लिखो, क्योंकि उससे पहले उससे कम स्कोर करने का मतलब अभी आपके दिमाग में फॉर्मूले और बाकी चीजें नहीं अच्छे से बैठी हुई, तो पहले इसको बिठाओ, क्योंकि वो जब एकदम सेट हो जाएगा तो ही आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोच पाओगे, अदरवाइज प्राइमरी लेवल पे ही अभी आपको काम करना है। और हाँ बेटा, ये आप समर वेकेशन हो रहे हैं ना, उसके बाद से हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले आप थोड़ी छुट्टियां एंजॉय कर लो उसके बाद, ठीक है? चलो, हाँ जी, तो समझ में आ गया। आई होप अब आप इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कर जाओगे। यस और नो बोलो। अच्छा जी, अब और मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए। अगला टॉपिक है इसमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। देखो ये अगला ड्रॉबैक है बोहर थियरी का। अब पहले सुनो ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खुद से पढ़ के आओगे बताओ? नहीं, पहले मैं समझाता हूँ। खुद से पढ़ के क्या ही आओगे तुम लोग, घर पे सोने लग जाओगे तुम लोग। हाँ जी सुनो, हाइजेनबर्ग, ये हाइजेनबर्ग बहुत बड़ा नाम है केमिस्ट्री में, और खास करके मॉडर्न केमिस्ट्री के। ये हाइजेनबर्ग हो गए एंड एक दूसरे साइंटिस्ट हैं श्रोडिंगर, ठीक है? श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर पूरा नाम है उनका, और ये हाइजेनबर्ग, ये दोनों लोगों ने मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडेशन रखा। मॉडर्न केमिस्ट्री का मतलब ऐसा केमिस्ट्री जिसके अंदर वेव पार्टिकल डुअलिटी को कंसीडर किया जाता है। किसको करते हैं? वेव पार्टिकल डुअलिटी को कंसीडर करते हैं, ठीक है? बोलो, क्या इसको थोड़ा पढ़ के आओगे क्या पहले से? हाँ बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा तो पढ़ो, क्यूरियोसिटी लेके आओ कि उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन का फॉर्म हो गया, है ना? इसको थोड़ा पढ़ के आना। अभी मैं, सुनो 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 ध्यान से, अभी थोड़ा सा और मैं आपको ओपन अप करूंगा, एक रिलेशन दिखाता हूं। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में अगर बोहर थियरी के अंदर कोई बात नहीं की गई थी तो उनके आंसर जो स्पेक्ट्रल लाइंस वाले थे वो मैच कैसे कर रहे थे? क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है सर, चलो कमियां बाकी सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव तो नहीं बताया। वेव न बताने के बाद भी उनके जो रिजल्ट्स थे, यानी एनर्जी के रिजल्ट्स और ये सब, उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकाल रहे थे वो मैच कैसे कर रहा था फिर? तो कुछ तो सच्चाई रही होगी, कुछ तो उन्होंने ऐसा रहा होगा जो वेव पार्टिकल डुअलिटी को इंक्लूड कर लिया होगा बिना ज्यादा कहानी सुनाए हुए। प्रॉब्लम क्या, उन्होंने कहानी नहीं सुनाई कि हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव होता है पार्टिकल। फिर एक क्यूरियोसिटी आएगी, सर ऑल द वे ये जो साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, इनको कैसे सपना आया कि वेव पार्टिकल डुअलिटी पार्टिकल के अंदर भी होता है? जैसे फोटोन के अंदर जो कि लाइट है उसके अंदर वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर होता है, वैसे ही मटेरियल, कोई भी मटेरियल उसके अंदर वेव पार्टिकल डुअलिटी कैसे, उनको कैसे सपना आया होगा? तो देखो उन्होंने कुछ नहीं किया यार, आइडियली ना उन्होंने दो इक्वेशन को रिलेट करके वहां से एक एक्सप्रेशन डिराइव किया और उसको जनरलाइज कर दिया। कौन सा एक्सप्रेशन? उन्होंने बोला कि भाई फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, लाइट के लिए, और अगर कोई m मास का पार्टिकल हो उसकी एनर्जी हम लिखते हैं m इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टाइनियन इक्वेशन। उन्होंने इन दोनों को रिलेट किया कि फोटोन के अंदर अगर पार्टिकल नेचर है तो उसका मास भी निकलना चाहिए और निकल भी जाएगा, इन दोनों को रिलेट करो तो आएगा h इंटू न्यू इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, h न्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? एच सी बाई, क्या सी से सी कटेगा एक? क्या लैम्डा की वैल्यू h अपॉन m इंटू सी आ जाएगा क्या? और मास इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इंटू सी आ जाएगा क्या बेटा? बोलो। हाँ, इसी को मोमेंटम बोलते हैं। m इंटू सी क्या है? मोमेंटम। h अपॉन p, या लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो आपको p की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन लैम्डा निकल जाएगी। समझ में आ रहा है?
तो आप इसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखो ये तो था लाइट एज अ पार्टिकल आप ट्रीट कर रहे हो, तो इसी को जनरलाइज किया कि यार इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए भी तो ये चीज हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू उसका स्पीड भी, लाइट का स्पीड नहीं है उसका स्पीड भी, यही चीज उन्होंने डिस्कस। इन दोनों ये कंप्लीट थ्योरेटिकल प्रपोजल था सिर्फ कि ऐसा होना चाहिए। इसको बाद में चल के एक माइक्रोस्कोप बनाया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर देखा गया वो भी डिफ्रैक्शन शो करता है। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। जो वेव का नेचर होता है वो कैसा डिफ्रैक्शन है, वैसा पैटर्न ये भी शो करता है। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली बाद में जाके कंफर्म हुई कि यस इलेक्ट्रॉन पोजेस वेव नेचर। और ये कहानी ये पता नहीं कभी एक्सप्लेन कर गए थे, वो भी थ्योरेटिकली। समझ में आया? दैट्स हाउ दिस फॉर्मूला केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप लिख सकते हो बैकग्राउंड ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बैकग्राउंड ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और वो कैसे निकाले थे आप लिख लो, बाय रिलेटिंग द एनर्जी ऑफ फोटोन एज अ पार्टिकल, by relating the energy of photon as a particle। ये आप लिख लो कहानी कि एनर्जी क्या होता है फोटोन का, एच न्यू, और अगर किसी पार्टिकल m मास का है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, m इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टीन इक्वेशन से। ये दोनों को जोड़ दो तो यहां से वेवलेंथ का वैल्यू निकल जाएगा। लिख लो इसको, रिलेटिंग द एनर्जी ऑफ फोटोन एज अ पार्टिकल by two equations। कौन से equations? E is equal to h nu and E is equal to m into c square। We can get the value of wavelength। और यहां से मास भी निकल सकता है, इसलिए मैंने ये निकलवाया। कभी किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर मास कैसे निकालेंगे, है ना, फोटोन का मास कैसे निकालेंगे, कभी याद हो किसी बच्चे ने इसी क्लास से? हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसे करके निकालते हैं इसको, ठीक है। कभी मास निकालना फोटोन का, लेकिन फोटोन एंड बाकी पार्टिकल में फिर डिफरेंस किस बात का है कि एक का रेस्ट मास 0 होता है और एक का रेस्ट मास, ठीक है, नोट कर लो। कर लिया बेटा सभी ने, ये रिलेट कर लिया। अब आ जाओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यूज करके हम लोग बोहर थियरी का फर्स्ट पॉस्टुलेट डिराइव करते हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अरे बोलो, इस पे क्वेश्चन भी दिया था इस बार, nh अपॉन 2 पाई वाले पे। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं कि वो कैसे आया। देखो ध्यान से सुनो, क्या होता है, वेव का एक थियरी है जिसमें बोलते हैं कि अगर वेव से इंटरफेयर कर रही हैं, एक ही जोन में दो वेव्स ऐसी हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, यानी जुड़ जाएंगे, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कब? जब एक कंडीशन फॉलो होगा, क्या, पाथ डिफरेंस is equal to n lambda। This is the condition for stable wave, I mean constructive inter condition for constructive इंटर। ये देखो थोड़े बड़े बड़े वर्ड है, इस पे उतना इमोशनल मत होना, हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे यूज करना है केमिस्ट्री में, ठीक है। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो,
तो वहां पे इसके जगह पाथ लेंथ को कंसीडर किया जा सकता है, पाथ डिफरेंस की जगह पे। और इलेक्ट्रॉन अगर आर रेडियस के इस पे घूम रहा है तो इसका पाथ लेंथ कितना होगा? 2πr। बोलो ना, यहां से लेके चलना शुरू किया इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा? 2πr। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। बोलो, एन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या मैं लिख सकता हूं? h अपॉन m इंटू वी। से यस और नो यूजिंग डी ब्रॉगली। क्या यहां से लिख सकता हूं मैं m इंटू वी इंटू आर? एक तरफ कर दो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू। मजा आया क्या तुम लोग को? ये कहां से डिराइव हुआ? ये वेव नेचर वाले कैरेक्टर को इन्होंने कंसीडर कर लिया था, उनको मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। और ये क्यों मैच कर गई पता है? इसलिए मैच कर गई क्योंकि जो उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ थी उनकी एनालिसिस करके उन्होंने ये रिलेशन निकाले थे, इसलिए उनका एक्सपेरिमेंटल चीजों से तो मैच करना बनता भी था। हाँ, उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कोई रिलेशन हम वेव नेचर के वजह से डिराइव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो उनका जो फर्स्ट पॉस्टुलेट का रीजन था वो ये था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पोजेस वेव कैरेक्टर एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए, यानी ऐसा इंटरफेरेंस जहां से वो एक दूसरे को नलिफाई ना कर दे, स्टेबल होने के लिए, स्टेशनरी ऑर्बिट पाने के लिए जो कंडीशन था वो था पाथ लेंथ इज इक्वल टू एन लैम्डा। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो लिखो, ये बात लिख लो। बल्कि इसी फॉर्म में लिख लो, डिराइव द बोहर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट mvr is equal to nh upon 2pi using derive the Bohr's first postulate mvr is equal to nh upon derive the first postulate of Bohr mvr is equal to nh by 2pi using what? Wave particle duality या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो आपको एक बात ये लिखना है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव कैंसिल आउट ना हो जाए, यानी कि वो एनर्जी रेडिएट करने वाले सिचुएशन में ना आ जाए। अगर स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो ये कंडीशन होता है, ये नोट कर लो। एंड पाथ डिफरेंस की जगह पे हम लेंथ यूज करेंगे, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको बढ़िया से नोट करना बेटा, उसको डिराइव करो। कर लिया? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, यहां से एक और कंडीशन में तुम्हें दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने सुना था वेव नंबर एंड नंबर ऑफ वेव? हाँ, अब अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ वेव इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज,
नंबर ऑफ वेव इन nth ऑर्बिट, वो तो निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते हो भाई? पाथ लेंथ कितना होगा nth ऑर्बिट का? 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे मालूम है भाई, ये सुनो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। अरे बोलो यार, लेंथ अपॉन वेव लेंथ, लैम्डा करो, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? h अपॉन mv। करोगे तो आएगा ना वैल्यू। वो कितने लोग कह रहे हैं वो तरीका बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पाथ लेंथ 2 पाई आर, एक तो आर इतना अजीब सा आएगा, ऊपर से 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना किससे? वेव लेंथ से, h अपॉन mv से, कितना कम बस। लेकिन अगर आप यहां देखो ध्यान से, इस जगह से आपको क्लियर दिखाई देगा। देखो इधर ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को देखो, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई लैम्डा विल बी n इटसेल्फ। कुछ समझ आया क्या इससे? ये लेंथ अपॉन वेव लेंथ, यही तो क्या होता है? नंबर ऑफ वेव। कुछ समझ आया क्या अभी भी? कि सर सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव्स होंगे, थर्ड ऑर्बिट में 3, क्योंकि ये जो n है यही ऑर्बिट नंबर होता है, और यही यहां पे क्या आ रहा है? नंबर ऑफ वेव। इसका मतलब ऐसा है कि थर्ड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 3 में अगर मुझे वेव दिखाना हो तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। This is how it is picturized. n is equal to 3 will have 3 waves. 3 waves का मतलब क्या होता है बेटा? 3 wavelengths. अभी ध्यान दो, 3 वेव का मतलब क्या हुआ? 3 wavelengths. Did you understand this? तो ये कभी कभी इस पे क्वेश्चन आया था, ऐसे आ जाएगा कि ऐसे बना दिया और ऐसे 4 वेव ऐसे ऐसे करके आपको दिखा देगा। बेसिकली जितने ऊपर ये आ रहे हैं उतने वेव से इसको काउंट करो ना, 1 2 3, क्योंकि अप डाउन दोनों मिला के एक वेव होता है, ये पूरा एक वेव है ना। तो 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें कितने वेव है? 4। पूछ लेगा कि इस स्टेट की अगर मान लो ये हीलियम आयन का रिप्रेजेंटेशन हो तो इसका एनर्जी कितना होगा? तो यानी इनडायरेक्टली हीलियम आयन बोल के इसने जेड बताया और ऐसे बना के इसने एन बता दिया, तो आपको जेड एन मालूम तो एनर्जी नहीं निकल जाएगा क्या? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो क्वेश्चन देख रहे हो कैसे जोड़ के बन रहा है? कितना खतरनाक क्वेश्चन हो जाता अगर ऐसे मैं जोड़ के डायरेक्ट पूछ देता तो यहां पहुंच नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि एनालिसिस करा देते हैं। इज दैट क्लियर? सो बेटा इसको बढ़िया से लिख लो कि nth ऑर्बिट में n नंबर ऑफ वेव होंगे, एंड दैट वी कैन प्रूव फ्रॉम इट। nth ऑर्बिट में n नंबर ऑफ वेव होंगे, और ऐसे सोचो अगर आप कैलकुलेट करते कितना लंबा होता है वो, करके देखोगे वही आंसर आएगा। दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट विल हैव 5 वेव्स, सिक्स्थ ऑर्बिट विल हैव 6, फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव 1 वेव। और ये पूरा डिराइव करके लिख लो और ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख लो। Got it? So with this everyone, we are done for today's lecture.